बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर कल्याण के सेशन कोर्ट में 50 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है। कल्याण कोर्ट ने दुर्गड्डी किले के अंदर मस्जिद के दावे वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गड्डी किले में मंदिर है और यह किला सरकार के अधीन ही रहेगा। यह मामला पिछले 50 सालों से लंबित था। वक्फ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने दावा किया था कि किले पर मस्जिद था। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने कल्याण दुर्गड्डी किले पर जश्न मनाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 साल मामला चला और 50 साल माफ कीजिएगा, ये मामला चला और 50 साल के बाद अब ये फैसला आ गया है, जहां पर मुस्लिम्स इसे मस्जिद बता रहे थे, लेकिन हिंदुओं का कहना था कि यहां पर मंदिर है और अब फैसला मतलब हिंदुओं के पक्ष में आया है। और इसके बाद वहां पर जो कल्याण दुर्गड्डी किला है, वहां पर जश्न हिंदू संगठनों की तरफ से मनाया गया है। और अब बदले मौसम के मिजाज की बात करते हैं। ठंड बढ़ने लगी है, पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। मानो उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हम आपको बताते हैं पहाड़ों पर कहां कहां बर्फबारी देखने को मिल रही है और वहां पर किस तरह से ठंड ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में -10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद पुलिसकर्मी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम में तैनात रहते हैं। देखिए किस तरह बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। उत्तरकाशी के दूरस्थ मोरी तहसील के केदारकांठा बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे केदारकांठा जाने के लिए सांकरी में पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक बर्फबारी के बाद प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय को काफी फायदा मिलेगा और यहाँ बड़ी तादाद में देश विदेश के पर्यटक पहुँचेंगे। वहीं ये बर्फबारी और बारिश खेती के लिए भी काफी फायदेमंद है। केदारकांठा बेस कैंप पे है और यहाँ पर सीजन की अभी पहली बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुखद है। और जो भी यहाँ पर आज कल रात को यहाँ पर्यटक केदारकांठा के लिए आए वो बहुत ही खुश है। और इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय में तो 4 चांद लगेंगे ही और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सीजन की अभी पहली बर्फ गिरी है और हमको पता नहीं था कि बर्फ गिरने वाली है मंथ में। एक्चुअली में सब बोल रहे थे कि जैन एंड में गिरेगा या स्टार्टिंग में गिरेगा, बट हम लोग इतने लकी थे कि बर्फ हमको देखने मिल गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे यहाँ के गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ऊपर भी हमको बहुत अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। खाती, बाछम, किलपारा के साथ लीती और शामा में स्नोफॉल हुआ है। वहीं बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से अब पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और इसके लिए पहले से ही निर्देशित किया गया था। तो खाद्यान्न वगैरह जो हमारे गोदाम वहाँ पर हैं उनमें पूर्व से ही रख लिया गया था। साथ ही साथ जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर संवेदनशीलता रहती है, तो वहाँ पे जेसीबी की तैनाती भी पूर्व से ही कर दी गई थी। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश में निचले इलाकों में जहां देर रात रिमझिम हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ, वहीं चक्राता की ऊंची चोटियों पर देर शाम सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अच्छी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद कारोबारी भी खुश हैं। वहीं औली घूमने आए सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हर किसी को लंबे समय से हिमपात का इंतजार था। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड पर आ गया है और डीएम के आदेश के बाद रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं।
इसके अलावा कई जगह अलाव की व्यवस्था के साथ ही कंबल भी बांटे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहली बर्फबारी के साथ ही शीतकाल का भी आगाज हो गया। बर्फ से लदे पहाड़, आसमान से गिरती बर्फ की फुहार देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल के ये 6 महीने किसी मुसीबत से कम नहीं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। सोमवार को शीतकाल की पहली बर्फबारी हुई तो समूचा पहाड़ शीतलहर की जद में आ गया। कृषि बागवानी को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए शीतकाल कई परेशानियाँ लेकर आता है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ भारी बर्फबारी में रास्ते और सड़कें बंद हो जाती हैं। और इन क्षेत्रों के गांव शीतकाल में निचले इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं। साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो जाती है। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, स्वास्थ्य सेवा भी लगभग ठप सी हो जाती है। साथ ही पाला पड़ने से सड़कें भी खतरनाक हो जाती हैं। मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी ग्रामीणों के लिए एक समस्या बन जाती है। जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो सड़कें जगह जगह बंद हो जाती हैं। कई जगह ग्लेशियर जो है आ जाते हैं, रोड खुलना बहुत टफ हो जाता है। तो बहुत जो शीतकालीन जो सुक्के से ऊपर के जो लोग हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले प्लाइन भी वहाँ से होता था 6 महीने के लिए, लेकिन अब बहुत कम प्लाइन होता है। सर्दी में यहाँ जाड़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। चाहे हम जो जानवर पालते हैं जानवरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पाला बहुत पड़ता है सुबह सुबह, इससे बहुत ठंड होती है। लेकिन दिन का मौसम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। हर जिले के डीएम को एडवांस में 10-10 लाख का फंड दे दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। बीआरओ पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि बर्फबारी की दशा में सड़कों को तत्काल खोलने की व्यवस्था की जाए। साथ ही बर्फबारी से अलग थलग पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए एडवांस में रसद सामग्री स्टोर करा दी गई है। सभी जनपदों को बजट रिलीज कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि किसी प्रकार से भी किसी व्यक्ति को आपदा के कारण या शीत लहरी के कारण किसी प्रकार से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। यह जिले की मशीनरी को तय करना है, आपदा प्रबंधन विभाग को तय करना है, उस दिशा में काम करना है। शीतकालीन यात्रा हिल स्टेशन पर टूरिस्ट की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सरकार अतिरिक्त सतर्कता भी बरत रही है। किसी भी सूरत में बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा निगम ने सभी क्षेत्रीय इकाइयों को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बिजली आपूर्ति ठप होने पर कम से कम समय में उसे ठीक किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बेंगलुरु इंजीनियर्स सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों पर केस दर्ज कर लिया गया। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 पर एफआईआर, मृतक अतुल के भाई विकास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु में जिस तरह से इंजीनियर ने सुसाइड किया उससे पहले वो कैमरे के सामने आए, तमाम बातें उन्होंने कही है, कई पन्नों की एक सुसाइड नोट भी उन्होंने छोड़ी है। अब इस पूरे मामले पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों पर यह केस दर्ज किया गया है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 पर एफआईआर दर्ज किया गया है और अतुल के भाई विकास ने की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है। कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है। कॉमेडियन सुनील पाल और अपहरणकर्ता का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सुनील पाल ने खुद ही रची थी अपने अपहरण की साजिश। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों पुलिस इन सवालों की जांच में जुटी है। इन सबके बीच सुनील पाल पर अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी है। किसी का कुछ कहा गया
लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो ये पे आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? तो सुना आपने, ये वो ऑडियो है जिसने कॉमेडियन सुनील पाल अपहरण कांड में नया मोड़ ला दिया है। एक ऑडियो से पूरी साजिश का पर्दाफाश होने की बात कही जा रही है। सुनील पाल का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि कॉमेडियन ने खुद इसकी साजिश रची थी। ऑडियो में सुनील पाल किडनैपर से ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने कोई पुलिस शिकायत नहीं की थी और ना ही किसी का नाम लिया है, जबकि किडनैपर ये कह रहा है कि क्या पत्नी को भरोसे में नहीं लिया था। किसी का कुछ कहा किया, लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो पे ये आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करें अभी, वो सब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हाँ मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही वो है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। उधर ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और इसकी सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। कॉमेडियन सुनील पाल ने उस समय सनसनी फैला दी जब उन्होंने बताया कि दिल्ली से हरिद्वार जाते वक्त उन्हें मेरठ के बीच किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने उनसे 8 लाख की फिरौती ली, तब जाकर उन्हें छोड़ा। सुनील पाल ने ये भी बताया कि 22 घंटे बंधक बनाकर रखा गया था। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम से गहने खरीदे थे। बोले सर पेमेंट क्या होगा, तो मैंने को उनका अपना पेमेंट बताया, तो बोले नहीं ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे 6:15 बजे वहाँ पर लैंड किया और वहाँ गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में, वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले। और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी, तो मेरा बैग छोटा ही होता है, तो मैंने बैग भी बाहर निकाला और गले में मेरा पीलो तो होता ही है और दवा खा रहा था। तभी 2 लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे, हम आपके फ़ैन हैं, चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में, मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखिए, और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया। लेकिन किडनैपर से बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुनील पाल ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची। साथ ही कई सवाल भी हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। मसलन अपहरण की साजिश रचने के पीछे क्या वजह थी? सुनील पाल की ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्यों उन्हें ये ड्रामा करना पड़ा? इसमें मुंबई पुलिस से संपर्क हमारा किया गया है हमारे द्वारा, और इसमें जो भी जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो रही है उस आधार पे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पुलिस टीमें हमने बनाई है। साथ ही जो अभी विवेचना है वो विधिवत रूप से हमें आज वो देंगे, तो उस पे आगे फिर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मुंबई से आया नहीं है। सुनील पाल ने जो आपबीती मुंबई पुलिस को बताई उसके मुताबिक अपहरणकर्ता ने फिरौती की रकम से ज्वेलरी खरीद ली। मेरठ के 2 अलग-अलग ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदी गई और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया गया। राधेलाल राम अवतार ज्वेलर्स पर 2 लोग आए, 2,25,000 के गहने लिए, बिल सुनील पाल के नाम पर कटवाए। आकाश गंगा ज्वेलर्स के साथ भी यही हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। बड़ी जुम से निकल पड़ी। एक बंदा बाजू में, बीच में मैं, और मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं।
आंखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आंखें खोली और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए। बोले हम किडनैपर है, हम खतरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है, खाना पीना खाइए, क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है, एक को बैठाओ गाड़ी में और गाड़ी में लेके जाओ। और अपहरण कांड को लेकर सुनील पाल के तमाम दावों के एक ऑडियो ने पूरी हवा निकाल दी, जिससे ये अपहरण कांड फर्जी लगने लगा है। मेरठ पुलिस भी अपहरण कांड के खुलासे के काफी करीब है। मेरठ पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और कई जगह दबिश भी दी है। पता है कि जो ज्वेलर्स के साथ यहाँ घटना हुई है उसकी शिकायत हमारे पास आई है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो सीसीटीवी में अभियुक्त नजर आ रहे हैं उनकी शिनाख्त का प्रयास हम कर रहे हैं और काफी उसमें हमें प्रगति भी मिली है। जो भी तथ्य है शीघ्र सबके सामने रखे जाएंगे और उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिलहाल किडनैपिंग कांड का दाव सुनील पाल के लिए उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ऑडियो में किडनैपर से बातचीत का खुलासा होने पर ऐसा माना जा रहा है कि कॉमेडियन ने खुद ही किडनैपिंग कराई थी। ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा अब पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। किडनैपिंग की कहानी पर भी पुलिस जांच करिए, क्या ये असली है या फिर इस ऑडियो क्लिप में जिस तरह सामने आ रहा है क्या फर्जी कहानी है। आखिरकार सुनील पाल ने एक साजिश क्यों रची, ये अब मेरठ पुलिस के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेरठ पुलिस इस ऑडियो क्लिप पर जांच कर रही है। कैमरामैन शिव सोन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। चारधाम यात्रा में अभी 5 महीने बाकी हैं, लेकिन सरकार इस बार अभी से अगले सीजन की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम पर बड़ी मीटिंग की और सभी पक्षों के साथ बातचीत के साथ सभी से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हर साल होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस भी चारधाम यात्रा पर है। अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने अभी से काम शुरू करने को कहा है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत यात्रा से जुड़े विभागों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा से जिनका भी हित जुड़ा है सभी पक्षों से बात की जाए। वहीं हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक अभी से व्यवस्था फिट की जाए। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देने और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को भी प्रमोट किया जाए और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग पर 25% छूट देने का भी प्लान है। चारधाम यात्रा की अभी से तैयारियों का तीर्थ पुरोहितों ने भी स्वागत किया है।